ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत है अगेन। तो आज हम लोग समझेंगे जीन एडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने क्रिस्पर कैस और ट्री लॉग सिस्टम के बारे में समझा, विच इज यस डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग की टेक्निक्स चल रही है यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है, कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। तो आज हम लोग और भी चीजें समझेंगे जीन एडिटिंग से रिलेटेड, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इफ वी टॉक ऑफ नॉक out concept, knockout mouse or my or knock in my mouse। तो बेसिकली जीन एडिटिंग क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीन नॉकआउट क्या है। बिल्कुल ही बेसिक सी चीज है। नॉकआउट का जो मतलब है, दैट मीन्स एक सपोज एक नॉर्मल जीन है, कोई एक नॉर्मली जीन जो है विच इज कोडिंग फॉर एनीथिंग, राइट। सो इफ वी रिप्लेस दिस पर्टिकुलर नॉर्मल जीन बाय अ म्यूटेंट जीन, हम इसमें म्यूटेंट जीन डाल दें इस नॉर्मल जीन को और फिर इसको सेलेक्ट करें, फर्दर प्रोसेसेस करें, तो वो जीन नॉकआउट का कॉन्सेप्ट होता है। तो नॉकआउट माउस का समझते हैं कॉन्सेप्ट। फॉर इंस्टेंस, नॉकआउट process or knockout mouse I can say, because we are carrying this particular process in माउस में चल रहा है, इस वजह से नॉकआउट माउस का नाम दिया गया है। और नॉकआउट प्रोसेस ऑल्सो आई कैन से, जनरली स्पीकिंग, क्योंकि ये माउस में हो रहा है, ये सब जो है प्रोसेसेस, ये जो मेथड है, एक्सपेरिमेंट है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नॉकआउट माउस टेक्निक। सो सपोज स्टार्ट अगर करें तो देखिए, एक ये ब्लास्टोसिस्ट है, and we know there is inner cell mass, so blastocyst, this is inner cell mass। और यहाँ पे हम लोग जो है और एक्सपेरिमेंटली डाल रहे हैं इंजीनियर्ड माउस की जेनेटिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ माउस, ताकि वो जो जीन है वो डिस्टर्ब हो जाए। देन फर्दर प्रोसेस, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, यूट्रस ऑफ, बेसिकली लाइक ऑफ होस्ट फीमेल। समझेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। होस्ट फीमेल में डाला जाता है यूट्रस के, और जिसकी वजह से शिमिरास बहुत सारे जो है माउस की प्रोजेनिस आगे बढ़ेगी, और वो जो प्रोजेनिस होगी, जिनको आई गेस काइमरस प्रोनाउंस करते हैं, और इनमें होंगे ओरिजिनल सेल्स और जेनेटिकली
इंजीनियर्ड सेल्स जो हमने इंजीनियर किए हैं, along with inner सेल मास सेल्स जिन्हें हम ओरिजिनल सेल्स भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ नॉकआउट माउस का। तो ये जो चीजें हैं हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का, और दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का, कि किस तरीके से जो है हम स्क्रीन करते, सेलेक्ट करते हैं पॉजिटिव स्टेम सेल्स को या फिर म्यूटेंट्स को, और वो जो म्यूटेंट्स है स्क्रीनिंग के बाद ये फर्दर प्रोसेसेस होते हैं ब्लास्टोसिस्ट वाला, ये जो हमने यहाँ पे समझा है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉकआउट माउस और नॉकआउट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज नॉक इन। नॉक इन की अगर हम लोग बात करें कि तो ये जो टेक्निक होती है, इसमें एक डीएनए का जो पीस होता है, एक टुकड़ा जो होता है, उसको एक्सचेंज किया जाता है दूसरे डीएनए के लिए, दूसरे डीएनए एंडोजीनस डीएनए सीक्वेंस से। तो सपोज देयर इज लाइक वाइल्ड टाइप, फॉर इंस्टेंस एक हमारे पास वाइल्ड टाइप है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, so that's GOI is gene of interest, and then we carry on homologous recombination. So after homologous recombination, what do we get? We get like हमको यहां से मिल रहा है एक इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट, so this is neomycin resistance gene, this is LOXP, this is LOXP आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो है, जो माउस था उसके पास सपोज जीन एक्स था, सो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन हमने डिस्टर्ब कर दिया, हमने एक इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट बना लिया है जिसमें कि नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दी गई है, एंड वी गेट अब की बार जो है माउस के पास जो जीन है वो दूसरी वाली आ चुकी है, एक्सचेंज हो गई है, जीन एक्स डैश सपोज। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉक इन। नॉकआउट में क्या कर रहे हैं और नॉक इन में क्या कर रहे हैं, ये चीज है। और आई कैन से, और लाइक सपोज अगर क्रिस्पर कैस का हम लोग कॉन्सेप्ट यहां लगाए, सो हमने मैकेनिज्म समझ लिया है क्रिस्पर कैस का। सो Cas9, this is suppose CRRNA, ये है TRACRRNA। तो वी नो दिस कि कैसे क्रिस्पर Cas9 जो है होता है।
और ये सब करने के बाद हमको एक जो है इंसर्ट मिल रहा है, डोनर. We get a donor insert, and that's how, let's say this is mouse. कान बना लेते हैं. सो यहाँ पे हमको जो है वो पर्टिकुलर जीन इंसर्ट यानी कि नॉक इन हो गया है. सो दैट्स हाईली स्पेसिफिक नॉक इन माउस. अब चलिए समझते हैं कि किस तरीके से जो है क्या होता है. हम लोग सेलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल्स को, ये समझेंगे. सो ये नॉकआउट प्रोसेस ही चल रहा है अब. और नाउ वी आर फोकसिंग ऑन selection of, which is very very important, selection of recombinant embryonic stem cells. Let's say एक this is replacement vector. यहाँ पे है restriction sites. Some genes coding for antibiotic resistance, and which is neomycin in this case. This is homology arm. और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है TK-HSV, और आई कैन से HSV-TK. सो दिस थिंग यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन साइट है, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट. दिस ये होमोलॉजी आर्म है. this particular portion is coding for neomycin resistance, and here is HSV-TK, और आई कैन से TK-HSV जो हम समझेंगे. तो थाइमिडीन काइनेज जीन है जो कि निकाला जाता है हर्बी सिंप्लेक्स वायरस से. तो सो दिस, अगर मैं इसको लीनियरी, ये जो पोर्शन है इसको निकाल दे लीनियर फॉर्म में, लीनियर सीक्वेंस अगर इसकी देखे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी. This is again restriction site. Homology arm. I will write HR here. HR वो वाला नहीं है.
जो आप समझ रहे हैं कॉर्पोरेट्स वाले, HR इज सॉरी HA, homology arm, not HR, HA. This is neomycin resistance gene and this is TKHSV region. अब हम समझेंगे कि क्या होता है इसमें जब इसमें होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होते हैं। तो बेसिकली वही वाली चीज है कि एक जो है एक टारगेट, अगर रफली स्पीकिंग एक टारगेट कंस्ट्रक्ट है, एक एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट है डीएनए का, उसको डिस्टर्ब कर दिया है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को दिस इज डीएनए कंस्ट्रक्ट। तो नॉकआउट का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, डीएनए कंस्ट्रक्ट है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है, क्या डाल के, न्यू आर और TKHSV. So new R is basically this gene is coding for neomycin resistance. And TKHSV, this particular gene, I can write HSV-TK also, कहीं कहीं पे आपको HSV-TK भी मिलेगा. So ये जो जीन है, this is thymidine kinase gene, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस नहीं सेंसिटिविटी प्रोवाइड होती है, यानी कि सेंसिटिव कर देगा अगर ये वाला पोर्शन आता है तो कंस्ट्रक्ट में, किसके लिए, गैंसाई क्लोविड, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, जो ये सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर देगा। अगर न्यू आर है जीन कंस्ट्रक्ट में तो नियोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ पे नियोमाइसिन हम यूज करते हैं सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स के लिए, नियोमाइसिन हो गया, या फिर वी कैन यूज जेंटामाइसिन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इवन एक और एनालॉग है नियोमाइसिन का, G418। तो ये यूज करते हैं ताकि हम लोग म्यूटेंट सेल्स को सेलेक्ट करें। तो चलिए और अच्छे से और समझते हैं कि किस तरीके से होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है वो हो रहा है। नाउ लेट्स से एक सीक्वेंस है AATTGGCC और यहाँ पे आ रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ। Suppose this is GGAATT, any random sequence, CC. Let's write complementary sequences of this TTAACCGG हो जाएगा ये है gene of interest, I am writing GOI, and this is CCTTAAGG. Now targeting construct. AATTGGCC TTAACCGG. This is targeting construct
बेसिकली, और यहाँ पे आ चुका है इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट आ चुका है, यानी कि उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है। नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन हमने इंसर्ट कर दिया है, एंड लेट मी राइट GGAATTCC CCTTAAGG, and one more thing is we have here नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर जो कि है थाइमिडीन काइनेस HSV। यहां पे हो रहा है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या हो रहा है अभी हम लोग समझेंगे। दिस इज इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन आ चुका है, TKHSV which is negative selection marker। क्यों है ये समझेंगे। नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर इसको क्यों कह रहे, तो आफ्टर homologous recombination what we get TTAA GGCCCCGG engineered construct, or I will write neomycin resistance, and here is GGAACCTT सीक्वेंस आप देख रहे हैं एक्सचेंज हो चुकी है, एंड so this is after homologous recombination we get this। so homologous recombination जो होता है ये होता है जीन टारगेटिंग, बिल्कुल ही टारगेट, दिस इज नॉट एक्चुअली रैंडम इंसर्शन, तो जीन को टारगेट करता है ये। तो हमको मिला यहाँ पे क्या, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया आपने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, वी हैवंट गॉट दिस पर्टिकुलर पोर्शन TKHSV, ये जो पोर्शन है ये नहीं मिला। अगर ये नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता अब, सो इन द केस ऑफ नॉन होमोलोगस recombination we have got this portion as well। अब की बार जो है हमको ये पूरा ही यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये जो पोर्शन है TKHSV नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर भी मिलता। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के केस में हमको मिल रहा है टारगेट जीन और टारगेट DNA, टारगेट जीन प्लस नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन एंड नो TKHSV। लेकिन नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के केस में जो कि एक रैंडम इंटीग्रेशन प्रोसेस है, दिस इज रैंडम, और अधिकतर जो है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से ही होते हैं। तो यहां पे हमको मिल रहा है टारगेट जीन और DNA प्लस नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन और प्लस TKHSV। अब सपोज हम लोगों ने जो है, अब देखिए अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को जो इंजीनियर की गई है। सपोज इफ वी एड नाउ न्यूमाइसिन, अगर हम लोगों ने अब एंटीबायोटिक डाली न्यूमाइसिन सपोज, तो अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तो बताइए क्या होगा? क्या सेंसिटिविटी आएगी, रेजिस्टेंस आएगी टुवर्ड्स न्यूमाइसिन? In case of homologous recombinant cells, if we are selecting those cells, TKHSV नहीं है, तो क्या एक और चीज डाल रहे हैं, गेंसाइक्लोविर। न्यूमाइसिन की जगह हम लोग जेंटामाइसिन भी डाल सकते हैं, एनी एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन भी डाल सकते हैं, और वी कैन इवन एड G418। तो वी आर एडिंग दिस फॉर सेलेक्टिंग म्यूटेंट सेल्स, एंटीबायोटिक्स ये सब डाल रहे हैं। तो अगर नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता तो वो जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, इन केस ऑफ नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, तो क्या वो सेल्स सरवाइव करेगी? अगर हम लोग गेंसाइक्लोविर डाल रहे हैं, न्यूमाइसिड डाल रहे हैं और गेंसाइक्लोविर डाल रहे हैं, तो क्योंकि उसमें जो है TKHSV आ रहा है इन केस ऑफ नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, तो ये एग्जाम्पल हुआ, दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन, क्योंकि वो सेल जो है वो सरवाइव नहीं करेगी। और मोस्टली जो है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का केस होता है। और अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता जिसमें TKHSV नहीं है लेकिन नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, तो हम अगर डालेंगे नियोमाइसिन या जेंटामाइसिन या G418 साथ ही साथ गेंसाइक्लोविर, तो जो है सेल्स जो है सरवाइव करेगी ना, डेथ तो नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है क्या पोर्शन नहीं है, TKHSV नहीं है। सो दैट्स द केस ऑफ पॉजिटिव सिलेक्शन। तो इसलिए इसको पॉजिटिव सिलेक्शन का नाम दिया गया है, इसे पॉजिटिव सिलेक्शन कहते हैं। तो दोनों तरीके के जो है सिलेक्शन हो रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इन केस ऑफ नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से जो है हमको इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट मिलता है। और जब हमको ये जो है म्यूटेंट्स मिल गए आफ्टर रैंडम इंटीग्रेशन और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, सो वी गो फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स। ये सब म्यूटेंट्स जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं, म्यूटेंट्स आर सेलेक्टेड। अभी हम लोगों ने बात की सिलेक्शन की, किसकी मदद से? एंटीबायोटिक डाल के, एंटीबायोटिक्स के यूज से, एंटीबायोटिक जीन्स डाल के। सो आफ्टर दिस स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग फॉर पॉजिटिव क्लोन्स। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो मेथड्स हैं, वी गो फॉर PCR और सडन ब्लॉटिंग और DNA सीक्वेंसिंग। एंड फाइनली देन उसके बाद जो होता है प्रोसेस होता है रीजनरेशन का, रीजनरेट कर रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव स्टेम सेल्स हमको मिली, जो उसको अभी हम लोगों ने समझा था स्टार्टिंग में, ब्लास्टोसिस्ट में डालते हैं, दूसरे माउस की ब्लास्टोसिस्ट ऑफ अनदर माउस के ब्लास्टोसिस्ट में डाला, देन इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस ऑफ होस्ट फीमेल, जो स्टार्टिंग में हमने समझा था नॉकआउट माउस का केस का। एंड फाइनली जाके वी गेट अ लॉट ऑफ क्या मिलते हैं हमको, बहुत सारे जो है छोटे छोटे माइस का इधर आएगा,
आई गेस शिमेरास बोलते हैं इनको, काइमेरा शिमेरास। न्यूबॉर्न माइस मिले। तो जिनके पास जो है ओरिजिनल स्टेम सेल्स हैं, ओरिजिनल सेल्स हैं, इनर सेल मास सेल्स भी कह सकते हैं, और इंजीनियर्ड स्टेम सेल्स है। जो भी हमने, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इंजीनियर करना चाह रहे हैं, कुड बी एनीथिंग। दैट्स द केस ऑफ नॉकआउट प्रोसेस। जीन एडिटिंग हम लोगों ने यहाँ कर दिया है नॉकआउट। तो फर्दर किस तरीके से करते हैं, वया होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की मदद से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बन के आ रहा है, प्लीज सॉल्व दिस। अगर सपोज अभी हम लोगों ने ये समझा भी था, नाउ आई एम एडिंग, हम दो चीजें डाल रहे थे, न्यूमाइसिन डाल रहे थे सिलेक्शन करने के लिए, न्यूमाइसिन और जेंटामाइसिन, और G4 दूसरी चीज गैंसाई क्लोविल डाल रहे थे, राइट। वी वर यूजिंग दिस टू स्क्रीन म्यूटेंट्स और पॉजिटिव क्लोन्स। तो आप मुझे बताइए, होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट सेल्स, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट सेल्स, एंड इवन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो इनमें इनमें रेजिस्टेंस आएगा, सेंसिटिविटी आएगा, क्या सेल की डेथ होगी, किनमें होगी, या सेल्स सरवाइव करेगी, तो क्या चीजें होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम लोग डिस्कस करें जीन एडिटिंग से रिलेटेड, विल गाइड यू मोर। सो थैंक यू सो मच। अब जीनोम एडिटिंग से या फिर जीन एडिटिंग से एक और धमाकेदार, एक और बहुत ही बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है, और वो आ रहा है किसका, कि क्या हम एक ट्रांसजेनिक माउस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हम ट्रांसजीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको छेड़ सकते हैं इन वाइवो, छेड़ सकते हैं। और यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट आता है क्रीलॉक्सपी सिस्टम का। इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अगेन माय क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, वही कहानी है आप लोगों से, क्या इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस रिसर्च इस पे बेस्ड कौन कौन से चल रहे हैं। किसी चीज को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो वो चीज हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, क्रीलॉक्सपी सिस्टम है, देखिए चलिए एक चूहा बना लेते हैं पहले। अब की बार ये देखिए एक माउस बना रहे हैं। अब की बार जो चूहा बढ़िया वाला बनाया है जिसके दो कान है। लास्ट टाइम मैंने जो माउस बनाया था उसका एक ही कान था ना, जो इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और थोड़ी सी इसकी पूंछ भी देखिए लंबी कर लेते हैं। ठीक है, एक माउस है, एक और है, इसके भी दो कान है और थोड़ी सी पूंछ छोटी है। चलिए, पूंछ से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इनकी मीटिंग हुई, क्रॉस कराया, तो यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक माउस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए सपोज इस वाले माउस के पास यहाँ पे एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है, मान लिया टिश्यू कोई भी ले लीजिए, ब्रेन का ले लीजिए, ब्रेन टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है मान लिया, दिस इज प्रोमोटर, पी से मैंने जो उसको डिनोट किया, और साथ ही साथ इसके साथ लगा हुआ है क्या, एक एंजाइम, एक रिकॉम्बिनेज एंजाइम जिसको हम बोलते हैं क्री। क्री टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर, और प्रोमोटर हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेन स्पेसिफिक प्रोमोटर मान के चल रहे हैं। ये वाला जो माउस है इसके पास जो है क्या है, लॉक्सपी साइट्स है, लॉक्सपी यहां और लॉक्सपी यहां, बीच में जो है जीन जिसके साथ हमें इधर उधर छेड़खानी करनी है, जीन एक्स मान लेते हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तो इस जो मेथड का मजेदार बात, मजेदार कहानी ये है कि क्री रिकॉम्बिनेज जैसे ही उसको लॉक्सपी साइट मिलेगा तो लॉक्सपी का जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड रिपीट्स, ये रिपीट्स जा रही है, रिपीट्स है ना, तो रिपीट्स के डायरेक्शन पे सब कुछ निर्भर कर रहा है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि ये जो जीन है इसका डिलीशन होगा यानी कि ये हटेगी या इन्वर्जन होएगा, उल्टी हो जाएगी, पता जीन ही उल्टी हो गई, या फिर ये जीन जो है, ये जो भी जीन है ट्रांसलोकेट इधर से उधर अड़म तड़म नाचेगी, क्या उसका ट्रांसलोकेशन क्या होगा, वो लॉक्सपी के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और सारा खेल इसकी डायरेक्शन का है, और वो किस पे कब होगा, जब क्री रिकॉम्बिनेज उससे जुड़ जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि जीन को हमने उल्टा कर दिया तो किस तरीके का ट्रांसजेनिक माउस प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो क्या रहा है, या फिर ट्रांसलोकेट होगी ये जीन कहीं और दूसरे डीएनए सेगमेंट पे पहुंच गई, तो ये कैसा, ये क्या, ये बन क्या रहा है, कैसा माउस है ये, ट्रांसजेनिक ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने जीन के साथ छेड़खानी कर दी, ट्रांसजीन बना दी। यहाँ क्या हो रहा है, और बात हमने की किसकी, टिश्यू स्पेसिफिक, कौन सा टिश्यू, ब्रेन स्पेसिफिक प्रोमोटर की। तो क्या अलग अलग प्रोमोटर्स, टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर्स जैसे कि टिश्यू कोई सा भी ले लीजिए, आप लीवर ले लीजिए, मसल्स ले लीजिए, लीवर में कौन सा, एल्ब्यूमिन, अलग अलग प्रोटीन्स की बात करें यहाँ एल्ब्यूमिन हो गया और मायोसिन हो गया या कोई और, है ना, अलग अलग प्रोटीन्स को क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या वो पर्टिकुलर जीन को हमने जब इन्वर्ट कर दिया तो वो क्या होने वाला है, उसको ट्रांस इधर डिलीट कर दिया तो वो क्या होने वाला है, कैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने वाला है, तो वही चीज है जो डिपेंड कर रही है किस पे, लॉक्सपी के डायरेक्शन पे। तो चलिए समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ओके, सो लेट्स डू द कहानी ऑफ क्री-लॉक्सपी सिस्टम। ये क्री जो है एक रिकॉम्बिनेज है, दिस इज CRE, रिकॉम्बिनेज, जो कि एक न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस का भी काम कर रही है यानी कि काटेगा कि नहीं काटेगा, और लाइगेस का भी, जोड़ने का भी काम कर रही है। इसका जो साइज है वो 38 डाल्टन है और ये आइसोलेट किया गया है P1 बैक्टीरियोफेज से। यानी कि एक वायरस है, वहां से हम लोग इसको क्री रिकॉम्बिनेज को आइसोलेट कर रहे हैं। इसको क्या चाहिए, ये जुड़ता है किससे,
ये ढूंढ रहा है, इसको तलाश है, इट इज फाइंडिंग, ढूंढो 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 लॉक्स पी को। जैसे ही देखता है भाई लॉक्स पी, लॉक्स पी बीच में मान लीजिए जीन एक्स वाई जेड, जीन एक्स मान लेते हैं चलिए। तो जैसे ही क्री रिकॉम्बिनेज लॉक्स पी से जुड़ा, इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, और वो भी कौन से वाला, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, एक पर्टिकुलर साइट पे जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। जैसे ही उसको वो लॉक्स पी पे साइट दिखेगी, एंड दिस लॉक्स पी, ये क्या है बेसिकली, ये जो सीक्वेंस है, जो लोकस है लॉक्स पी, दिस इज 13 बेस पेयर्स के इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, जो कि सेपरेटेड है किससे, कितने बेस पेयर, 8 बेस पेयर स्पेसर। बीच में जो कहानी आ रही है वो 8 बेस पेयर स्पेसर की आ रही है। ओके, जुड़ गया। अब देखिए डायरेक्शन, हमने अभी बात की कि डायरेक्शन की बेसिस पे, यहाँ पे अभी डायरेक्शन भी समझिए कैसे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, लॉक्सपी की जो डायरेक्शन है इस तरफ जा रही है, तो इस केस में डायरेक्शन इस तरफ है, सेम डायरेक्शन में अगर लॉक्सपी है तो क्री रिकॉम्बिनेस क्या करेगा, उससे जुड़ा पहले तो यहां चिपक जाएगा, और उसके बाद में क्या कर देगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो ये जीन को डिलीट कर देगा, तो ये जीन जो है उड़ गई, ये अलग निकल गया, लॉक्सपी एक अलग निकल गया, और एक लॉक्सपी जो है जीन के साथ डिलीट, सो दिस जीन इज डिलीटेड, ये रही जीन एक्स, और क्योंकि ये जीन जो है डिलीट हो गई तो ये अब क्या हो गई, इनएक्टिव। सो दिस इज हाउ इनएक्टिवेशन हैपेंस, दिस जीन इज डिलीटेड। कब डिलीट हुई, जब लॉक्सपी जो है एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, तो रिकॉम्बिनेज ने काट पीट के अलग फिर जोड़ के ये कहानी कर दी उसकी। अब डायरेक्शन के बेसिस पे जानते हैं कि कैसे जीन जो है उल्टी हो रही है, उल्टी हो रही है तो हो क्या रहा है, इधर उधर भाग रही है, ट्रांसलोकेट हो रही है जीन, तो कैसा माउस प्रोड्यूस होने वाला है, और डिलीट कर दी तो क्या होने वाला है। अब जीन डिलीशन, तीन चीजें आएगी इसमें, पहला है जीन डिलीशन। अगर लॉक्सपी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये लॉक्सपी साइट, ये लॉक्सपी, और ये है जीन एक्स, एक ही डायरेक्शन में है, इस तरीके से अरेंज्ड है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, इस डायरेक्शन में भी तो हो सकते हैं, यहां जीन है, ऐसे भी तो जा सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे, और इसमें अगर हम लोग डाल दें उसके बाद में क्री रिकॉम्बिनेस अगर जुड़ गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन लॉक्सपी की, तो वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, इट विल रिकम्बाइन, एंड व्हाट विल हैपन, ये अलग, और ये वाला जो है दिस इज जीन इज रिमूव्ड,
रिमूवल, डिलीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन, और आई कैन राइट डिलीशन, हट गया, वो जीन ही हट गया। ठीक है, ये हुई जीन डिलीशन की कहानी। अब हट गई जीन, और कब क्री रिकॉम्बिनेज जो है, दोबारा से रिकॉल कीजिए, प्रोमोटर स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर से जुड़ा हुआ है, तो जिस भी टिश्यू में वो प्रेजेंट है तो वहां की प्रोटीन्स को एक्सप्रेस डिलीट, जीन को डिलीट एक्सप्रेस करने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां है नेक्स्ट इज जीन इन्वर्जन। अब कहानी उल्टी चलेगी, जीन इन्वर्जन, लॉक्सपी, लॉक्सपी। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जो है कैसी होने वाली है। अगर लॉक्सपी साइट का अब आपस में मेल, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं आप दोनों ही, मतलब एक दूसरे को नहीं, जीन एक्स की तरफ इनकी नजर है, तो इस केस में जो है क्री रिकॉम्बिनेज जब डालेंगे तो ये जो जीन एक्स है, ऐसे लिख लेते हैं, इनकी नजर जीन एक्स पे है, घूम रहे हैं लॉक्सपी। ये जब डालेंगे, अभी तक तो डिलीट हो रहा था, आप देखिए क्या हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा आपकी बार जीन। लॉक्सपी भी अब क्या ही, जीन एक्स भी अब क्या ही करे, दोनों के बीच में, दोनों दोस्तों के बीच में से एक को चुनना है, दोनों लड़ रहे हैं कि हमको जीन एक्स दो, जीन एक्स दो, तो वो कंफ्यूज होके बहुत ही ज्यादा उल्टा ही हो गया, कंफ्यूजन में उसका दिमाग उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया मतलब देखिए जीन ही उल्टी हो गई, उल्टा कैसे लिखे इनको, ऐसे उल्टी हो गई, एन उल्टा ऐसे, ठीक है, एन ओके, उल्टी हो गई, एन आप देख लीजिएगा कैसे उल्टा बनाते। तो ये तब है जब लॉक्सपी आपस में लड़े जीन एक्स के लिए की डायरेक्शन में, घूर रहे उसको कि भाई हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, ये उल्टी होगी कंफ्यूजन में। दैट्स, दिस इज जीन इन्वर्जन। नेक्स्ट एक और जो है बहुत ही बढ़िया है, अब है ट्रांसलोकेशन। जीन जो है, जीन एक्स हो गई अब बस परेशान, अब वो ट्रांसलोकेट, यहां पे भी कंफ्यूजन है, ट्रांसलोकेट किसके पास जाना है, किसके पास जाना है। तो ये क्या केस है देखिए, अगर लॉक्सपी साइट अब डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स पे है, अब की बार लॉक्सपी साइट जो है डीएनए के अलग अलग डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स, और तब हमने ये डाल दिया रिकॉम्बिनेज, तब क्या होगा, तब भाई जीन जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाएगी, यानी कि पोजीशंस एक्सचेंज हो गई है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, ऐसे ट्रांसलोकेट हो गई। देखिए स्ट्रैंड 1 2 1 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है, या फिर यहाँ पे समझ लीजिए, चलिए मान लीजिए यहाँ पे जीन है, इस तरीके से ले लेते हैं, ऐसे इसको ऐसे ही रखते हैं, माने यहां जीन है, तो ये जो जीन है अलग अलग डीएनए के सेगमेंट्स पे अगर लॉक्सपी है तो ये जीन एक्स अब
इस वाले स्ट्रैंड पे पहुंच जाएगी तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। तो ये केस किसका हुआ? जब लॉक्सपी साइट्स जो है डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स में, तो डायरेक्शन डिसाइड कर रही है। तो लॉक्सपी जो है अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या कहानी चल रही है? लॉक्सपी की अगर डायरेक्शन इस ऐसे है, अगर इस तरीके से अरेंज्ड है, से इस तरीके से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं लॉक्सपी साइट्स, तो क्या हो रहा है? ये सब उसके बेसिस पे जीन का या तो डिलीशन हो रहा है, यहाँ पे इंसर्शन नहीं हो सकता है, या ट्रांसलोकेशन हो रहा है, या इन्वर्जन हो रहा है। तो सोचिए आप कि किस तरीके का माउस, ट्रांसजेनिक माउस क्रिएट हो रहा है। कोई और भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम क्रिएट कर सकते हैं लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ प्री रिकॉम्बिनेंस। और P53 का क्या रोल है यहाँ पे? P53 फिर एक कॉरिलेशन पैटर्न, कंडीशनल म्यूटेंट। तो ये जो हम माउस, ट्रांसजेनिक माउस तैयार कर रहे हैं, तो क्या वो एक कंडीशनल म्यूटेंट का एग्जांपल है? अगर लॉक्सपी और नॉक्सपी के बीच में जीन जो है P53 होती, या फिर कोई और जीन ले लीजिए, तो क्या होता? कोई भी जीन लगा लीजिए ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो फाइंड आउट द प्रैक्टिकल रेलेवेंस एंड लाइक डेटा जो इससे रिलेटेड, क्री लॉक से रिलेटेड चल रहे हैं। डिफेंस हाउ? by the production of antibodies. So our immune system make a lot of antibodies and next time जब दुश्मन comes वो उसको क्या करते हैं? खत्म कर देते कि नहीं कर देते? हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो। ब्लू वाला ये डीएनए का जीनोम है जिसको रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है? ये सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने समझ लिया मैकेनिज्म। ठीक, अब देखिए ज्ञान शुरुआत क्लासेस में धमाकेदार स्वागत अगेन। So after understanding a lot of applications about plant biotechnology or discussion about vectors, some of the beautiful techniques like blue-white screening or red-white selections. So today we will be discussing about again a very interesting topic and that's production of transgenic animals. So transgenic animals production की अगर हम लोग बात करें, which is definitely interesting and crucial when we talk of biotechnology exam or even life sciences exam. So interesting भी है और yes obviously जो भी हम lectures जान रहे हैं कर रहे हैं important तो है ही है। So transgenic animal production की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे concept आता है that's genomic editing. Genomic editing. So if we talk of the very like applications of genomic editing, इसका application क्या है? तो क्या जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग को हम कैंसर तो हमारा फेवरेट है, कैंसर में यूज कर सकते हैं, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने में यूज कर सकते हैं, या फिर जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं, या फिर एड्स को ठीक करने में भी यूज कर सकते हैं, या फिर एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने में क्या ये मददगार है? आर दे यूजफुल और कैन बी ट्रीट ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जीन or genomic editing? So is it possible? Is it possible? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है क्योंकि हम लोगों ने जीन एडिटिंग और जीनोम एडिटिंग की बात कर दी है और वो है वेरी इंटरेस्टिंग क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। सो आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्पर Cas9 के बारे में एंड यस वी नो बहुत ही बढ़िया रिसर्चेस चल रहे हैं इसका। एडवांस्ड आजकल कहाँ यूटिलाइजेशन है, कहाँ एप्लीकेशन है, लेटेस्ट डेटा ढूंढिए,
लेटेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है क्रिस्पर Cas9 का। तो हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म कि ये है क्या, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्रिस्पर Cas9 की। और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहेंगे आप? Cas9 मेथड के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जानना चाहेंगे कहानी क्या है इसके पीछे? तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक साइट स्पेसिफिक जीनोम, और आई विल राइट जीन एडिटिंग, साइट स्पेसिफिक जीनोम जीन एडिटिंग है में यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, जो कि निकाला गया है किससे? क्रिस्पर Cas9 के कॉन्सेप्ट से, मैकेनिज्म से। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब एक वायरस, यानी कि वो वाला वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, दैट मीन्स वो अटैक किसको कर रहा है? एक बैक्टीरियम को अटैक कर रहा है, खा रहा है इसको, है ना। तो उसके बाद में क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियस सी बात है इसके पास चला जाएगा। तो कहानी क्या पता लगी? इट इज दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब इसको खाते हैं ये बैक्टीरियोफेज, ये वायरस बैक्टीरियम को, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज की बात करें यहां पे, तो ये कुछ ऐसे एरेज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा इनमें मैकेनिज्म होता है, कुछ ऐसे इफेक्टर कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं इन बैक्टीरियम के अंदर। तो जब नेक्स्ट टाइम वायरस अटैक करेगा, उनको खाते ही तो है, खाने की कोशिश करेगा उस बैक्टीरियम को, तो वो उसको डिफेंड करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म है ये। इन अ सिमिलर मैनर, when an antigen or a foreign substance or a toxin enters in our body and our body defends. How? By the production of antibodies. So our immune system make a lot of antibodies and next time जब दुश्मन comes, वो उसको क्या करते हैं? खत्म कर देते कि नहीं कर देते? हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो टी सेल्स, बी सेल्स अच्छा है, तो वीक हुआ तो क्या होगा? ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज है। तो उसके बाद में इस मैकेनिज्म को जानने के बाद उन्होंने वो ही कॉन्सेप्ट अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और उस मैकेनिज्म को यूज किया जीन एडिटिंग में, जिसकी मदद से बहुत सारे जो जीन है, जो भी जीन हमको चाहिए, अगर वो घुसाने हैं, इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, नए जीन्स जो है हमको प्रोड्यूस करने हैं, नई चीजें, तो यूज किया उस कॉन्सेप्ट को, और उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। एंड यस, जिन साइंटिस्ट ने ये रिसर्चिंग किया तो दे इवन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज। काम जो है बहुत बढ़िया था। और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एज वी डिस्कस्ड, जीन साइलेंसिंग में यूज हो रहा है, इंसर्शन में यूज हो रहा है, डिलीशन में यूज हो रहा है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, यहां पे पहले बना लेते हैं हम अपना सुंदर सा जानने के लिए बेसिक चीज। और मैंने ये क्या बनाया? दिस इज Cas9। Cas9 जो यहां पे आपको दिख रहा है, ये एक न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का क्या काम होता है भाई? न्यूक्लियस का काम होता है काटने का, है या नहीं? सो Cas9 इज देयर, और यहां पे है Cas9 से जुड़ा हुआ एक गाइड आरएनए,
ठीक है, सो दिस इज गाइड आरएनए। ये गाइड आरएनए जो है डीएनए जीनोम की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ढूंढता है, और जैसे ही उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिली, दिस इज डीएनए जीनोम। अब ये डीएनए जीनोम की मैंने बात की, तो यहां पे क्या ये वायरल डीएनए का जीनोम है? तो गाइड आरएनए के पास ऐसी सीक्वेंसेस है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है कहीं ना कहीं, किससे? डीएनए जीनोम से, वायरल के डीएनए जीनोम से। और जैसे ही गाइड आरएनए को वो मान लिया सीक्वेंस यहां मिल गई, वो सीक्वेंसेस मिलेगी, तो वो Cas9 का काम जो है यहां शुरू हो जाएगा। और Cas9 जो है एक कैंची का काम कर रहा है। कैंची क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियस है, तो इट इज एक्टिंग एज अ सीजर्स। तो कैंची का काम क्या होता है? वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को काट देगा और हमको क्या मिलेगा? सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके काट के विल गेट अ व्हाट? टूटा फूटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और उसके बाद में हम जो है उस डीएनए के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए? तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक यहां पे क्रिएट हो जाएंगे। यहां काटा, यहां काटा, और ये जो आपको दिख रहा है Cas और गाइड आरएनए, ये जो जुड़े हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बना है। कब? जब बैक्टीरियम को अटैक कर रहा है एक वायरस, तो तभी इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और हम लोग एज इन लाइक साइंटिस्ट लोग जो है आर्टिफिशियली सिंथेटिक गाइड आरएनए प्रोड्यूस करते हैं लैबोरेटरी में, एंड दैट्स हाउ जेनेटिक एडिटिंग का रिलेवेंस है लैब्स में। आई इतनी बात समझ में? ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया। अब यहां पे जो है हमने बात करी किसकी? सीक्वेंसेस की। तो यस, ये वही सीक्वेंसेस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस से आपको कहानी क्या इकोलाई की याद आ रही है? इको R1 और इकोलाई वाली, GAATTC वाली। सो वी नो व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो न्यूक्लियस जो है, क्या वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही पकड़ेगा? हमको ये पता है कि ये जितने भी रिकॉग्नाइजेशन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, दे फाइंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन ऑर्डर टू कट द सेम। ठीक, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसको ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वो ढूंढ रहे हैं, एंड दे गो फॉर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एंड इससे जो है नाम आया किसका? क्रिस्पर का। तो क्रिस्पर का जो मतलब है वो है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी interspaced palindromic repeats। बताइए नाम का क्या मतलब है? What does it stand for? शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, छोटी छोटी रिपीट्स है। इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये समझेंगे हम क्या है, ये रिपीट्स क्या है। इंटरस्पेस्ड से
क्या मतलब है? ओके, तो चलिए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। हम जा रहे हैं, छलांग मार रहे हैं मैकेनिज्म में। बैक्टीरियम जो है कैसे जो है खेल खेल रहा है वायरस को तोड़ने मरोड़ने में। एक छोटा सा बैक्टीरियम छोटा होता है कि वायरस छोटा होता है? ओके, तो चलिए बनाते हैं एक बैक्टीरियम। देखिए ये बनाया हमने क्या, बैक्टीरियम का सेल। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरियम ये रहा। अब इसको खा रहा है, क्या खा रहा है? आई मीन अटैक कर रहा है, खा रहा है एक बैक्टीरियोफेज, जिसके पास जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो लिख देते हैं यहाँ ये वायरस है, या फिर हम इसको बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं। तो जैसे ही वायरस इसको बैक्टीरियम को अटैक करेगा, इसका ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियम सेल के अंदर ऐसे पहुंच गया। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। और यहां पे है कुछ चीजें। वायरल डीएनए यहां अंदर घुस गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब ये गया अंदर, यानी कि उसने उसको अटैक कर दिया। तो क्या होगा, यहां पे एक क्या बन जाएगा, क्रिस्पर एरे तैयार हो जाएगा। उस टाइम पीरियड में जब पहली बार वायरस ने बैक्टीरियम को अटैक किया। अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन। अब तक जब हम ये जीनोम ये देख रहे हैं तो यहां पे रिपीट्स हैं बेसिकली। जीन एनालिसिस करने के दौरान और पहले से ही ऐसे बैक्टीरियम के पास ऐसे रिपीट्स थे जिनको हम पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कहते हैं। यहां रिपीट्स, यहां रिपीट्स, यहां रिपीट्स। तो जब वायरस ने अटैक किया बैक्टीरियम को, तो क्या देखा गया जीन को एनालाइज करने के बाद कि बीच बीच में जो है कुछ स्पेसर एलिमेंट्स भी आ रहे थे पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के बीच बीच में। तो ये स्पेसर, फिर पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, फिर स्पेसर, फिर दोबारा से पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। So these are palindromic repeats, ब्लैक वाले। और बीच बीच में ये रेड वाले आ रहे हैं स्पेसर। स्पेसर एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, फॉरेन डीएनए एलिमेंट्स है। सो जीन एनालिसिस के बाद में ये देखा कि इन रिपीट्स के बीच बीच में स्पेसर एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो कि फॉरेन डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे तैयार होता है एक क्रिस्पर एरे। कब तैयार हुआ, जब फर्स्ट टाइम वायरस ने बैक्टीरियम को अटैक किया। ठीक है, अब ये हो गया, क्रिस्पर एरे तैयार हो गया। अब दोबारा से अगर वायरस अटैक कर रहा है इस बैक्टीरियम को, तो अब क्या हुआ, क्रिस्पर एरे ये तो पहले से रेडी हो गया। जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एंटीबॉडीज पहले बन जाती है कि नहीं बन जाती। सो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है उसको डिफेंड करती है, उसको अटैक करती है, वो ही एंटीबॉडीज जो बन गई है। अब यहाँ पे काम जो क्या कर रहे हैं डिफेंस का, वो क्रिस्पर एरे कर रहा है। सो अगेन व्हेन इट हैपेंस, जब एक दोबारा से लाइक मेमोरी रिटेन हो गई यहाँ पे, और उसके बाद में क्या हुआ है, इट अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्रिस्पर एरे जो तैयार हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन होएगा इसका। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमको पता है कि डीएनए का क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है, यस और नो। तो हमको मिलेगा यहां पे प्री CRRNA। सो दिस डीएनए
जिसके पास पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है और स्पेसर फॉरेन डीएनए एलिमेंट्स है, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एक प्री सीआरएनए रिपीट सीआरएनए बना लेगा, प्री सीआरएनए। अब ये बन गया, ये तैयार हो गया। ठीक है, आई गेस दिस इज नॉट विजिबल। चलिए इसे ऊपर बना लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वी गेट प्री सीआरआरएनए। अब हमारे पास क्या है, प्री सीआरआरएनए है। अब देखिए क्या होता है, सेना तैयार हो चुकी है। अब वो उसको जवाब देने वाला है बैक्टीरियम किसको, वायरस को, कि भाई मैंने तो कर दी सेना तैयार, अब मैं तुमको अटैक नहीं करने दूंगा। तो सेना में क्या क्या आ रहे हैं देखिए, ये है हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वी हैव गॉट प्री CRRNA. Then comes the kahani of Cas9. This is Cas9 along with the कहानी of एक और जो है, एक और चीज जुड़ रही है, ट्रेसर आरएनए। ये सब जुड़ने वाले हैं, अब एक साथ एसोसिएट होने वाले हैं। सेना तैयार हो रही है, महायुद्ध के लिए हो चुकी है बल्कि। तो ये ऐसे देखिए, इस ट्रेसर आरएनए के पास भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। कैसे जुड़ेगी ये, सबके पास कॉम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है? वही बाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंटेशन चाहिए ना। ये ऐसे, ये एंड Cas9 जो है यहाँ पे, ये Cas9 है। ओके, सो दिस इज Cas9। ये है ट्रेसर आरएनए एंड दिस इज प्री CRRNA। ये हमको ऐसे एक साथ लगे हुए मिलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे, देखिए, सोचिए। तो उसके बाद ये ऐसे पूरा ही चल रहा है, ये बहुत सारे बनते जा रहे। देन कम्स दी कहानी ऑफ RNase 3। अब यहां पे RNase 3 आया, और RNase 3 क्या करेगा बताइए, क्या काम होता है RNase 3 का? ये जो इतने सारे बन गए हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे सारे। तो हमको एक, अब यहां पे जब मिला, एक कॉम्प्लेक्स मिल गया जो कि कहलाता है इफेक्टर कॉम्प्लेक्स। कैपिटल में लेट्स राइट इफेक्टर कॉम्प्लेक्स वी गेट। और यही वो कॉम्प्लेक्स है जो कि कहानी खत्म करने वाला है किसकी, वायरस की। ठीक, अब यहां ये जुड़ेगा किससे, वायरल डीएनए के जीनोम से। सो देखिए कैसे जुड़ेगा। सो अगेन दिस इज डीएनए जीनोम वायरस का। भाई अटैक दोबारा हुआ ना, दोबारा हुआ। दिस इज डीएनए जीनोम, और ये इसको
Cas9, Cas9 एंड यहां पे है दिस इज Cas9, ये है प्री CrRNA, दिस इज ट्रेसर RNA, और ये ढूंढ रहा है अपनी क्या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहां पे, डीएनए के जीनोम पे। तो जैसे ही उसको इस कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाएगी, यहां पे मान लीजिए यहां पे है, तो वो उसको Cas9 क्या करेगा, कट कर देगा यहां। सो इट विल कट दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, सेम मैकेनिज्म विच वी अंडरस्टूड स्टार्टिंग में। सो मान लिया सीक्वेंस उसको यहां मिली, सो Cas9 न्यूक्लियस का काम करके इस सीक्वेंस को कट कर रहे हैं। ये जो रिकॉग्निशन, ये जो सीक्वेंस है, ये होती है किसके अपस्ट्रीम, यहां पे होता है पैम, एक और सीक्वेंस होती है पैम, PAM, और इसका नाम है प्रोटो स्पेस्ड एडजेसेंट मोटिव। प्रोटोस्पेस्ड एडजेसेंट मोटिव के अपस्ट्रीम इस तरफ जो है, यहां पे सीक्वेंस रिकॉग्नाइज हो गई और Cas9 फिर इसको कट कर देगा, एंड दैट्स हाउ वी गेट अगेन टूटा फूटा कटा हुआ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ब्रोकन वन। वी गेट, एंड उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं साइंटिस्ट लोग, जो कि किया भी गया है और किया भी जा रहा है। सो ये मैकेनिज्म है क्रिस्पर Cas9 का। Cas9 जो है एक न्यूक्लियस है जो कि अगेन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से आइसोलेट कर रहे हैं स्पीशीज से। ओके ठीक, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी डिफेंस मैकेनिज्म एज वी डिस्कस कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, दे डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने देखा भाई ये डिफेंस मैकेनिज्म जो हो रहा है, अगर इस तरीके से हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल रहा है कटा हुआ, तो क्यों ना हम उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज करें, क्यों ना हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करें इस गाइड आरएनए को। सो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे ये है कि ये जो गाइड आरएनए है, क्या क्रिस्पर उसको एनकोड कर रहा है? क्रिस्पर ही तो एनकोड कर रहा है। रिकॉल कीजिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है क्रिस्पर एरे का, उसके बाद में क्या मिल रहा है हमको, CrRNA मिल रहा है, फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है, गाइड आरएनए। गाइड आरएनए देखिए कैसे मिलता है। अब देखिए दोबारा से, नाउ दिस इज, फिर से बना लेते हैं Cas9 ओके
ये डीएनए का जीनोम, यहां ठीक है। सो ये Cas9 है, ये दोबारा से प्री cRNA है, ये ट्रेसर आरएनए है, और ये जो है ब्लू ब्लू वाला ये डीएनए का जीनोम है, जिसको रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है, ये सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने समझ लिया मैकेनिज्म। ठीक, अब देखिए गाइड आरएनए अब तक जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहां पे लिंकेज नहीं था, ट्रेसर आरएनए को और प्री cRNA को क्या किया, लिंक कर दिया, ऐसे यहां लिंक जोड़ दिया, लिंकेज हो गया। नाउ दिस इज हैपनिंग आर्टिफिशियल नो। अब ये जो तैयार हुआ, जब प्री cRNA और ट्रेसर आरएनए को लिंक कर दिया, अब हमको मिलता है यहां से क्या, गाइड आरएनए। क्योंकि ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस हुआ तो हम इसको सिंथेटिक गाइड आरएनए भी नहीं बोलती है। ये सब आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ये क्योंकि आर्टिफिशियली हो रहा है, अब इसकी मदद से क्या हो रहा है, जीन एडिटिंग कर रहे हैं हम। नाउ दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन जीन एडिटिंग, और ये करीब होता है 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। और ये जो है बीच में डीएनए की अगर हम लोग बात करें, ये दिस इज अराउंड 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जीनोमिक डीएनए। उसके बाद में हमने इसे यूज कर लिया, फिर डबल स्टैंडर्ड, अभी हम लोगों ने जाना कि हमको क्या मिला, कटा हुआ ब्रोकन डबल स्टैंडर्ड डीएनए वी गेट। टूटा हुआ यहां से देखिए। फिर व्हाट इज हैपनिंग, नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। नेचुरल टेंडेंसी है डीएनए की रिपेयर करने की। ये कब हो रहा है, जब सेल में यूज कर रहे हैं, कहीं डाल रहे होंगे ना, तो दो तरीके से रिपेयर मैकेनिज्म हो रहा है। एक है होमोलॉजी बेस्ड रिपेयर, या डायरेक्टेड रिपेयर भी कह सकते हैं। I guess this is visible. Directed repair. We know the DNA repair mechanism. और यहां पे है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर। जिसको कि हम NHEJ भी कहते हैं। हमको पता है भाई होमोलॉजी
और नॉन होमोलॉजी वाले रिपेयर H। क्लियर? तो होमोलॉजी वाले की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए ये कटा हुआ है, डबल स्टैंडर्ड वाला ये रहा। मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, यहां पे एक सीक्वेंस ये है, तो V डोनर DNA का सीक्वेंस जो है, जो भी हमको डालने की इच्छा है सीक्वेंस DNA डोनर का, तो टूटे फूटे वाले से यहाँ से रिपेयर हो जाता। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सीक्वेंस, यहाँ जुड़ जाएगा ये रेड वाला, दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इंसर्टेड हियर, जुड़ गया पूरा। तो ये होमोलॉजी डायरेक्टेड है, मतलब होमोलोगस सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा। नॉन होमोलॉजी में टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती, राइट? तो उसमें क्या होगा, मान लिया ये एक टूटा हुआ ये रहा, तो यहां एक सीक्वेंस ये रहा, यहां ये रहा, तो ये काट के निकाल के एक नया सीक्वेंस हम लोग बीच में डाल देते हैं। न्यू DNA सीक्वेंसेस जनरेटेड इन केस ऑफ नॉन होमोलॉजी, क्योंकि होमोलोगस वो सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करने वाला है ना, तो कैसे लेगा वो, जीन को इंसर्ट कैसे करेगा अपने अंदर। सो दैट्स हाउ रिपेयर मैकेनिज्म वर्क्स आफ्टर ऑल दिस खुराफाती। ठीक है, तो यस, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, लेटेस्ट एप्लीकेशंस, लेटेस्ट डेटा जानिए क्या चल रहा है क्रिस्पस कैस का, और इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं इसको, कहाँ का और यूटिलाइज कर सकते हैं इस टेक्निक को। एंड इट इज यस वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स एंड वी अंडरस्टूड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।